नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। तो हम लोग यूजीसी नेट में लगी कहानियों को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग अगली कहानी राही को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947, जब देश आज़ाद हुआ था। तो हम लोग चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स फैक्ट होगा उसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती। हमारी जाति मांगरोड़ी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो, मतलब एक दो लोगों के बीच में बात चल रहा है। तो भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कौन सी जाति की थी, तो मंगोड़ी जाति से थी। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी के अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। तो एक पात्र का जिक्र है यहाँ पे, अनीता, और राही जो है वो दूसरे पात्र का नाम है। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर कहीं पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। तारी पीने को गया था। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले के एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास में दिलवा दिया। अनीता जेल क्यों आई थी? तो सत्याग्रह की वजह से आई थी। वो समय आज़ादी का समय था। और राही क्यों आई थी? तो चोरी की सजा में आई थी। तो पहले ये B क्लास वाला रूम कमरा मिलता था, फिर उसको लिख उख कर A क्लास में ट्रांसफ़र करवा दिया गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक और दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A और B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी 4थी जेल यात्रा, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जेल आने पर उनके माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। अपने जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे। बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता के विचार वाली अनीता को ही
खाई जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। अनिता क्या था बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। देखिए ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति किसमें है, तो गरीबों के कष्ट निवारण में। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों के लिए हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। तो देखिए यहाँ सच वास्तविक देशभक्ति क्या है, गरीबों को कष्ट निवारण में। वास्तविक जीवन कहाँ है, तो देहातों में। ये शायद नहीं पूछा है, तो हो सकता है पूछ। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार, और शिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। तो यहाँ पर किसकी शिक्षा देती है, तो चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वो कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचार आदर्श किस उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का क्या जरूरत? का कोई अर्थ नहीं होता। पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्त का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। तो देखिए क्या खोल दिया, आश्रम खोल दिया मांगरोड़ी गाँव में, और उस आश्रम में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और स्त्रियां सूत काट रही हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, कथन दे देते 3-4 क्रम के अनुसार, और मतलब क्रम के अनुसार क्या मतलब 3-4 पंक्तियाँ दे देगी और पूछेगी कि राही कहानी से संबंधित कौन सी पंक्ति सही नहीं है। तो इसमें जो है ना 3-4 पॉइंट दिया हुआ है कि एक तो है कि आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियाँ सूत काटती हैं, मर्द कपड़ा बुनते और रुई धुनते हैं। तो इसमें दे देगा कि मर्द कपड़ा बुनते और सूत काटते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो एक स्कोप ये भी है क्वेश्चन को बनाने का। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है, क्योंकि जिस तरह से एनटीए पूछ रही है आजकल सवाल, तो चांस है कि ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पढ़ना था कि एक दिमाग में, और एक बार में नहीं हो तो कम से छोटा छोटा तो वीडियो रहता है कहानी के, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब बहुत सारे कहानी को मिलाकर नहीं बनाते हैं, एक एक कहानी को अलग लेक्चर तैयार करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि 2-3 बार इसको स्पीड करके भी देख लीजिए। एक बार तो पहले पढ़ लीजिए और फिर 2-3 बार करके स्पीड में करके देख लीजिए। तो इस तरह से आपका अगर नया क्वेश्चन नया पैटर्न सेट करता है एनटीए, जैसा कि हर बार करते आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वो देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई और कहानी भी समाप्त होती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कहानी अच्छी लगी हो, और अच्छी नहीं भी लगी हो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की बात है। और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, जो भी 1-2-3-4 पॉइंट छोटा छोटा मिल रहा है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिए। फिर अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।